शांत प्रकाश जी, चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। चौथा चरण सीटों के लिहाज से 7 चरणों में से दूसरा सबसे बड़ा चरण है। पिछले 3 चरणों में बंगाल में मतदान प्रतिशत काफी बेहतर रहा है, लेकिन क्या कारण है जितनी उम्मीद मतदान प्रतिशत को लेकर उत्तर प्रदेश में की जाती है वो पूरी नहीं हो पाती है, जबकि सबसे ज्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा रैलियां जनसभाएं भी उत्तर प्रदेश में होती हैं। इसमें ना चुनाव आयोग ने इस बार कोई कसर छोड़ी थी, ना आप लोगों ने और ना ही विपक्षी दलों ने। फिर क्या कारण रहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ की जनता इतना उत्साह नहीं दिखा रही है, या और कुछ चीजें आपको नजर आती हैं? इतना प्रचार करने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर जो मतदान होना चाहिए था वो नहीं हुआ इस बार भी। देखिए, 2014 और 2019 के अगर चुनाव का आकलन करें तो उस वक्त में मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष जो है पूरी मुस्तैदी से प्रयास कर रहा था कि किसी भी सूरत में भाजपा को मौका ना मिल जाए और मोदी जो है भारत के प्रधानमंत्री ना बन जाए जी। इस कारण से विपक्ष का जो वोटर है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में एकजुट होकर के वोट कर रहा था। 2024 में स्थिति बदल चुकी है। 2019 के बाद उनको ये एहसास हो गया कि अब किसी भी सूरत में 2024 में मोदी को हटाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। किसी सूरत में नहीं हटा पाएंगे। और जिस तरीके से 400 पार का इस बार जो नारा दिया उसमें सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। हमने बेहतरीन काम किए। इस कारण से आज जो विपक्ष का जो वोटर है उससे ये मान लिया कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट देने का कोई लाभ नहीं है, ये हार रहे हैं। लिहाजा काहे के लिए धूप में जाकर के जो है मेहनत करना, और वो लोग जो है वोट डालने से बच रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट है और जो समर्थक वोट है वो पूरी मुस्तैदी के साथ में भाजपा के पक्ष में वोट डाल रहा है। और आप इसका परिणाम 4 तारीख को देखना। सब जगह ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। अभी आपने सुना शांत खान जी, यहाँ पर शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि जो विपक्षी तरफ आकर्षित हुई है। यहाँ पर सवाल किए हैं शांत प्रकाश जाटव, जिसे मैं उस पर जवाब भी लूंगी, लेकिन अतुल यादव जी, क्योंकि सबसे पहले हम इसी बात को लेकर देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं और इस बार जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनावों के भीतर आपने उन मुद्दों को नहीं उठाया। अगर आपने विकास किया है तो उन विकास के मुद्दों को आपने नहीं गिनवाया जो, और इस बार जो मुद्दे होने चाहिए इन्होंने कोई भी कार्य किया होता तो ये ना मतलब भारतीय जनता पार्टी को 10 साल के विकास के कार्य पे वोट मांगते हैं। जिन्होंने मंगलसूत्र ये वो दुनियादारी पे वोट मांग रहे हैं। ये कभी मुद्दों पे आए कि हमने ये किया, हमने इतना रोजगार दिया, हमने महंगाई कम करी, इन चीजों पे बात नहीं कर रहे हैं। यानी सबसे डरे हुए हैं। और आप माननीय, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि आप डरे हुए हैं और इस बार जो मुद्दे होने चाहिए थे चुनावों के भीतर आपने उन मुद्दों को नहीं उठाया। अगर आपने विकास किया है तो उन विकास के मुद्दों को आपने नहीं गिनवाया। जो मुद्दे हैं ही नहीं चुनावों के भीतर, आपने मंचों से वो मुद्दे उठाए। इसके साथ ही अभी जिस तरीके से अतुल यादव जी कह रहे थे, ठीक उसी तरीके से अखिलेश यादव भी आज कह रहे थे कि जो सोचते हैं खोट से जीत जाएंगे उन्हें जनता वोट से हराएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो अभी जो लोकसभा चुनाव है इसको आप बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों से देखो। अगर आप 2019 का चुनाव के बारे में उसके गणना करते हैं तो ये उस वक्त समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी। लगभग 22% वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिला और लगभग 20% वोट जो है अखिलेश समाजवादी पार्टी को मिला। तो इस तरीके से ये कुछ 15 सीटों पर जो है काबिज हो पाए। इस मर्तबा अच्छा, उस वक्त में राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ था। इस मर्तबा जो है ये कांग्रेस के साथ में गठबंधन में है। कांग्रेस के साथ में ये 2017 में भी गठबंधन में थे। उस वक्त में कांग्रेस को केवल 6% वोट मिला था। तो उस तरीके से 20% और 6%
26% इनके पास में कुल वोट है। 1-2% चलो हम मान लेते हैं ज्यादा हो जाए, वैसे राष्ट्रीय लोकदल अभी इनके साथ में नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इनके पास में कुल मिलाकर के 20-22% वोट आएगा। इतने वोट पर एक सीट भी अगर ये निकाल करके ले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में ये इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है सपा और कांग्रेस का, इसका खाता नहीं खुल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ गणित की बात है। इसको किसी सूरत में केवल बातों से और उससे नहीं, केवल आंकड़ों से ही आप इसको देख लो कि इस वक्त में पोजीशन क्या है। सिर्फ इस चरण की, चौथे चरण की बात कर रहे हैं सर, ठीक है शांत प्रकाश जी, सिर्फ चौथे चरण की बात कर रहे हैं आप, या जो 80 सीटें हैं, कई सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी चुनाव हुआ नहीं है, उनकी भी कैलकुलेशन आपने अपने आप कर दी है, गणना कर दी है आपने कि इनका खाता नहीं खुलेगा? चलिए नहीं खुलेगा। मैं ना उत्तर प्रदेश के संपूर्ण चुनाव की जो उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन है, जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन का, मैं उस पर बोल रहा हूँ कि इनका खाता नहीं खुलेगा। इनका वोट ही 20-22% से ज्यादा नहीं आएगा। 20-22% ठीक है, चलिए माना प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं और उनकी मन की जो बात है जनता उसको सुनती है, लेकिन क्या अब आप भी जनता के मन की बात को समझने लगे हैं? मतलब इतनी दूर का आप देख रहे हैं कि इनका खाता तक नहीं खुलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को आप पूरी तरीके से, देश में लगभग सभी जगहों को आप पूरी तरीके से ये माने कि अपने अपने कैडर वोट हैं, और जब तक ये एक प्रॉपर वे में गठबंधन नहीं होता है तब तक वो आपस में, अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी का इनके साथ में गठबंधन हुआ होता तो एक बार के लिए हम जरूर सोचते। बहुजन समाज पार्टी अपना चुनाव अलग लड़ रही है, उसका 22% वोट अपना अलग है, और इधर का समाजवादी पार्टी का उसका वोट अपना अलग है, दोनों का सीमित है ना। अगर ये दोनों मिल जाते तो कहीं कुछ परिस्थितियां जीतने की बनती हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर तो बुआ और भतीजे, ठीक है, बुआ और भतीजे अगर साथ मिलकर लड़ते इस चुनाव में तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। मैं इस पर जवाब ले लीजिए, ठीक है अतुल यादव जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का खाता भी, चिंता मत कीजिए, जो सत्ता विरोधी वोट है वो विभाजित नहीं होगा, वो आपके खिलाफ पड़ेगा और आपका सत्ता ढोल होगा, आपका ढोल फटेगा और आपकी बीजेपी की, पूरी भाजपा की उत्तर प्रदेश से सफाई होगी, विदाई होगी और आप वाराणसी सीट भी बुरी तरीके से हारेंगे। ठीक है शांत प्रकाश जी, जिस बात को अभी शान खान जी कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो लगातार मंचों से इसी बात को दोहराते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जितने अच्छे से स्वागत करना जानती है, विदाई भी उतनी ही अच्छे से करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किस तरीके से विदाई करी राहुल गांधी जी की सबने देखा है, और सोनिया जी जो है वो विदाई से पहले ही राजस्थान चली गई हैं। अब उस स्थान पर जो है राहुल गांधी जी फिर प्रयास कर रहे हैं। पहली वाली विदाई समझ में नहीं आई, इस बार की विदाई समझ में आ जाएगी। और रही बात अखिलेश जी की, विदाई तो इनकी भी सुनिश्चित है, हर हालत में तय है। मुझे नहीं लगता कि ये अपनी सीट निकाल पाएंगे उत्तर प्रदेश में। मैं भी देना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, आप ही के पास आऊंगी सर, इसके बाद आप ही के पास आऊंगी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। उत्तर प्रदेश में जनता जो है, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जनता जो है वो एक इंडिया अलायंस का जो हिंदू विरोधी जो षड्यंत्र है, राम विरोधी जो षड्यंत्र है, राम का अपमान करने वाला जो षड्यंत्र है, उन षड्यंत्रकारियों को इस बार सजा देने वाली है। अखिलेश जी के पिता मुलायम सिंह यादव जी ने जिस तरीके से राम सेवकों को गोली मारी, और उसके बाद में मुलायम सिंह यादव जो है वो कह रहे थे कि अगर मुझे 2 लाख राम सेवकों को गोली मारनी पड़ी तो मैं उनको मारूंगा। ऐसा बयान देने वाली पार्टी को क्यों जिताएंगे? राम को काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस को क्यों जिताएगी देश की जनता? राम का अपमान करने वाले, सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों को अतुल यादव जी क्यों जिताएंगे? अतुल यादव जी से पहले ये पर डे देखिए, आज देखिए, ठीक है सर, ये तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो तय कर पाएंगे। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी, अभी जो आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं दिलीप घोष को लेकर, एहतेशामुल हक जी, उस पर जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि इससे पहले तो दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला हुआ और कई लोग उनके साथ चोटिल भी हुए, वो टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। अब ये कह रहे हैं कि दिलीप घोष ने इस दौरान और उनके जो समर्थक हैं उन्होंने हाथापाई की है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई।
पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता कानून हाथ में लेना और किसी भी रूप में उपद्रव मचाना उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसी भी तरीके से, जैसे आपने देखा संदेश खाली में ईडी की जब टीम वहां पे गई तो उनके साथ में इन्होंने मारपीट की, उन लोगों को जख्मी कर दिया। एनआईए की जो है ना वो जांच के लिए लोग गए तो उनको जख्मी कर दिया। सीबीआई जाती है तो उनको जख्मी कर देना। ये इनका तो एक गुंडागर्दी करने का इनके पास में लाइसेंस है और इसी को खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल की जनता वो अपना मन बना चुकी है कि इस बार इसको बिल्कुल साफ करना है। बहुत हो गया वहाँ पर गुंडागर्दी का आलम। वहाँ पर जो है इनके कारण से ना कोई उद्योगपति कोई उद्योग लगाने के लिए आ रहा है, ना कोई बिजनेस करने के लिए आ रहा है। लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है रोजगार के लिए। इस चीज को देख करके मैं समझता हूँ कि जनता जो है अब निर्णय लेने वाली है और इस बार जो है टीएमसी जो है वो वहाँ से मुक्त हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि टीएमसी को अब आगे कोई मौका मिलेगा। अच्छा ठीक है सर, आप ये बताइए, आप हमेशा ममता दीदी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि टीएमसी को गुंडागर्दी करने का जो लाइसेंस है वो प्राप्त हो गया है, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आपकी हैदराबाद की बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता को कोई ऐसा लाइसेंस आज प्राप्त हुआ था कि वो जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं का बुर्का हटाकर उनकी आईडी चेक करें? वो आज ऐसा क्यों कर रही थी? उनको ये अधिकार किसने दिया? देखिए क्या है, मुस्लिम महिलाओं का बुर्का देखने का और उसकी पहचान को तफ्तीश करना, ये जो है ये इसमें कोई बुराई नहीं है। वहाँ का पुलिस प्रशासन जो महिलाएं हैं उनको लेकर के, जो महिलाएं जो हैं बुर्का पहन करके आई हैं तो उनको तो अपनी पहचान दिखानी पड़ेगी ना। तो कोई प्रत्याशी तो चेक नहीं अगर करेगा पहचान करना, अगर वो माधवी भी महिला है उसमें बुर्के में कौन है कौन नहीं है, इस चीज की तफ्तीश करना इसमें क्या गलत है? और भाजपाइयों को ना तो कानून में विश्वास है ना संविधान में विश्वास है। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, और इस तरीके से ये लोग गुंडई और दबंगई करके अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते रहते हैं ताकि विभाजन पैदा करके, ध्रुवीकरण पैदा करके देश में इनका राजपाट बना रहे। ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आपने एहतेशामुल हक जी को भी सुना और शान खान जी भी यही कह रहे हैं कि ये अधिकार किसी भी कीमत पर किसी एक प्रत्याशी को नहीं हो सकता है, भले ही वो चाहे प्रत्याशी महिला हो। ये अधिकार पीठासीन अधिकारी का था। अगर उनको लग रहा था कि पहचान पत्र और इसके साथ ही जो महिलाएं आई हैं वो हो सकता है कि अन्य महिलाएं हो बुर्के में, तो वो इस बात की शिकायत कर सकती थी। पीठासीन अधिकारी वहां पर उनका परिचय पत्र देख सकते थे, वो जांच कर सकते थे, लेकिन खुद बुर्का उठाकर उनका चेहरा देखने का क्या मतलब था? पीठासीन अधिकारी पुरुष भी हो सकता है, उसे दिखा देंगे क्या चेहरा है, वो जायज हो जाएगा। अरे वो प्रत्याशी हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने देख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। वो पीठासीन अधिकारी अगर पुरुष है, सुने मेरी बात, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो सर एफआईआर क्यों दर्ज हो गई है इस मामले में? कोई बात नहीं, एफआईआर दर्ज हो गई है तो एफआईआर की जो भी उस पर मामला बनेगा वो अपना स्पष्टीकरण दे देगी। इसमें उनका जो मकसद है वो किसी भी प्रकार का गलत इस्तेमाल ना हो मौके के कारण से, इस वजह से उन्होंने किया है। अगर उन्होंने अपराध किया तो उसकी सजा वो भुगते हैं, मगर पीठासीन अधिकारी की जिम्मेवारी आपके कागज और वो देखने की है। और उसमें वो महिला, अगर वो पुरुष है पीठासीन अधिकारी, तो वो किस तरीके से चेहरा दिखाएंगे? या बाहर एंट्री कराते वक्त में कोई भी व्यक्ति अगर वो पुरुष है तो वो महिला का चेहरा कैसे देखेंगे? तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि माधवी लता ने जो चेहरा देखा है ये कोई अपराध है। और अब मेरे क्षेत्र में अगर मेरे जो प्रत्याशी अगर महिला है वो महिलाओं के चेहरे देखे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, महिलाओं के लिए तो उन्होंने लड़ाई की, 3 तलाक के लिए तो उन्होंने लड़ाई की, उन्हीं महिलाओं के लिए तो लड़ाई करी उन्होंने।
उसके ऊपर उन महिलाओं को आज आजादी मिली है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान माधवी लता का भी है। वो महिलाओं के साथ है। आपको कैसा लगता है कि मैं माधवी लता को अचानक वहाँ पे टिकट दे दिया गया? माधवी लता को इसलिए टिकट दिया गया कि उन्होंने वहाँ की मुस्लिम वर्कर्स के साथ, महिलाओं के साथ में 3 तलाक के मामले में उनको बहुत मदद की, और आज वहाँ की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम बहनें, वो बिल्कुल आजाद हैं। उनको आज इस चीज का प्रोटेक्शन है कि मेरा शौहर जो है आज रात में या कल सुबह मुझे तलाक नहीं देने वाला, और अगर तलाक देगा तो शान खान जी बहुत रक्षा करने वाला मोदी बैठा हुआ है। ठीक है शान खान जी। टाइम का अनाज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जुमलेबाज सरकार है। ये ऐसा सरकार जो जनता को हमेशा। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी वो 150 सीटों से होगा। 4 जून को त्यागी जी, आप हमसे अगर बात करेंगे। ठीक है सर, ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और आप कह रहे हैं कि 150 से ज्यादा सीटें जीत नहीं पाएंगे। लेकिन सर ये बताइए, आप भले ही बंगाल में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस वहां आपके साथ नहीं लड़ रही है, बल्कि खिलाफ ही लड़ रही है। ये जानते भी आप लोग इंडिया गठबंधन की जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए त्यागी जी, ये हमारे कहीं न कहीं स्ट्रेटेजिक, हमारी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ अच्छा ही सोच करके समझ लीजिए। यहाँ रियासत मगरबी बंगाल देखिए, यहाँ कांग्रेस जो है थोड़ा वीक है। यहाँ बंगाल में हमारे यहाँ थोड़ा कांग्रेस वीक है, इस वजह कर हम लोग 42 सीट पर लड़ रहे हैं। और उनका भी जो गठबंधन हुआ है सीपीएम के साथ और कांग्रेस के साथ में, तो समझ लिए कि यहाँ हम लोग उनके साथ में समझ लिए रह करके भी हम उनके साथ में नहीं है। मतलब कांग्रेस कमजोर है बंगाल में, इसलिए आप उनके खिलाफ ही खड़े हो गए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। बात ऐसा है, देखिए मैं उस पर टिप्पणी इस हिसाब से मैं करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पहले जो यहाँ के मतलब कांग्रेस के सीनियर को मतलब बात हुई उस टाइम में, तो समझ लिए कि हम लोग यहाँ पर आपस में ही मतलब कि वो अलग लड़ रहे हैं। हम लोग अपने आप पूरा 42 में 42 कैंडिडेट दे दिए हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है समझ लिए कि पिछले साल में 22 सीट थी, तो हम समझते हैं 30+ का सीट हमारा यहाँ पे बंगाल में आने जा रहा है। जी, मैं इस पर आपसे भी चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि बंगाल में देखिए कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ी हुई हैं। उसके बाद भी डिबेट में या फिर अलग मंचों पर जहां भी बात होती है, इंडी गठबंधन की बात होती है, और कहते हैं कि इंडी गठबंधन की जीत का दावा करते हैं कि बीजेपी को इस बार इंडी गठबंधन ही हराएगा। इस पर तो आप जवाब दीजिएगा ही। इसके साथ ही ये कह रहे हैं कि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, और ये सिर्फ नारों में ही सिमट कर रह जाएगा, आप 150 के भी पार जा नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। देखिए, इंडी अलायंस का बहुत बुरा हाल है। इंडी अलायंस का जो अलायंस हुआ है ना, भ्रष्टाचार में तू मेरे साथ मैं तेरे साथ, टिकट नहीं बांटूंगा, यह हालत है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, अखिलेश यादव ने 17 सीटें दी इनको चुनाव लड़ने के लिए। पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं दी। तुम मेरा अपराध को चुप रहो, मैं तुम्हारे अपराध पे चुप हूँ, मगर टिकट नहीं मांगना। दिल्ली में आप केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने शराब घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी को घेरा, और वही मामले में अरविंद केजरीवाल जेल में। मगर चुनाव लड़ने के नाम पर भ्रष्टाचार में तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं बोलना। टिकट जो है चुनाव में ठीक है, वो देखा जाएगा। पंजाब में तुमने एक टिकट नहीं दिया कांग्रेस को, मतलब मजाक है। जनता को क्या समझ रहे हो आप? और फिर दुहाई दे रहे हो कि हम सरकार बनाएंगे। सरकार में प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? अरविंद केजरीवाल को या राहुल गांधी को, जो खुद ही नहीं जीत करके आ रहे। सरकार तो किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, क्योंकि किसी के कहने से किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो जनता तय करेगी कि वो किसकी सरकार बना रही है, और ये नतीजे तय करेंगे जब 4 जून को रिजल्ट आएगा। सर माफी चाहूंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।